हम लोग दूसरा टाइप देख रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरेज। हाइड्रेट आइसोमेरेज में क्या होता है, जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उसमें H2O मॉलिक्यूल जो लिजेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा उसके नंबर में डिफरेंस होंगे। उसको समझने के लिए एक हम इम्पेरिकल फार्मूला कंसीडर कर लिए CrCl3 6H2O। अब इसके कंसिडरेशन से अब इस इम्पेरिकल फार्मूला से जो कंपाउंड्स बन सकते हैं उसके बारे में देखें। इसमें जो क्रोमियम है इसको सेंट्रल मेटल एटम कंसीडर किए और क्रोमियम का सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है तो उसको 6H2O दे दिए, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट। और प्राइमरी वैलेंसी और आयनाइजेबल वैलेंसी क्रोमियम का +3 कंसीडर किए काउंटर आयन 3Cl देकर, यानी Cl3 दे दिए काउंटर आयन के रूप में और इसका प्राइमरी वैलेंसी को ये सेटिस्फाइड किया। ठीक है, तो ये तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसका नेचर है ये अपने वायलेट कलर को दिखाता है और इसमें 3 आयनिक क्लोरीन है, लेकिन जो H2O मॉलिक्यूल है वह स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर नहीं है। जो भी H2O मॉलिक्यूल है वह स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो अवेलेबल H2O नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट वाला H2O तो अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वह डिसोसिएशन में शामिल नहीं होगा, इसलिए इसका नेचर हो गया एनहाइड्रस। ये कैसा हो गया? एनहाइड्रस हो गया क्योंकि वह H2O मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है। फिर इसी इंपेरिकल फार्मूला से दूसरा अरेंजमेंट लिए, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम कंसीडर किए और एक क्लोरीन जो बाहर था उसको अंदर कर लिए स्क्वायर ब्रैकेट में। और क्रोमियम का सेकेंडरी वैलेंसी 6 होना चाहिए, तो एक क्लोरीन तो एक सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो 5H2O मॉलिक्यूल्स ही अब हमको चाहिए इसके 6 सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो 5H2O मॉलिक्यूल को कंसीडर किया और एक H2O मॉलिक्यूल जो यहाँ बच गया उसको बाहर कर दिए, तो बाहर में ये 2 क्लोरीन आ गया और एक H2O मॉलिक्यूल आ गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो यह क्रोमियम है उसका सेकेंडरी वैलेंसी मोनोडेंटेट लीजेंड 5 और क्लोरीन भी मोनोडेंटेट लीजेंड 1, 5 + 1 6 फुलफिल हुआ। एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया जो अवेलेबल होगा। और क्लोरीन आयनाइजेबल कितने, जो क्लोरीन यहाँ पर आ गए स्क्वायर ब्रैकेट में, वह ये बात और है कि सेंट्रल मेटल एटम के सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन यह क्लोरीन Cl- के रूप में डिसोसिएट नहीं हो सकता है। तो अवेलेबल आयंस कितने हैं, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन जो होगा वह आयन के रूप में अवेलेबल हो सकते हैं, यानी 2 आयनिक क्लोरीन यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि 2 ही क्लोरीन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है और आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट H2O मॉलिक्यूल भी है, इसलिए हाइड्रस होगा, एनहाइड्रस नहीं होगा। एनहाइड्रस तब होता जब वह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अब तो अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में इसको हाइड्रस बोलेंगे, लेकिन एक ही H2O मॉलिक्यूल है इसलिए इसको मोनोहाइड्रस बोला गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अरेंजमेंट में अब क्या किए, जो क्रोमियम है, अब क्रोमियम को 2 क्लोरीन, जो आउटसाइड 3 क्लोरीन था उसमें से 2 क्लोरीन को अंदर रखे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो 2 सेकेंडरी वैलेंसी को यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब 4 ही सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होना चाहिए क्योंकि टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम होगा और सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम होगा वह 6 ही है। तो उस कंडीशन में 4 H2O मॉलिक्यूल हमको चाहिए, तो 4 H2O मॉलिक्यूल रख दिया गया, 2 क्लोरीन को इनसाइड किए, एक क्लोरीन बाहर बच गया और यहाँ पर जो 2 H2O मॉलिक्यूल हटा यहाँ से क्योंकि 4 ही चाहिए था, तो उसको हम बाहर यहाँ पर रख दिए जो अवेलेबल है। ये H2O मॉलिक्यूल्स तो स्क्वायर ब्रैकेट में अवेलेबल है, लेकिन ये H2O मॉलिक्यूल तो अवेलेबल है, ये क्लोरीन तो डिसोसिएट करेगा नहीं, तो आयनिक फॉर्म में यह अवेलेबल होगा नहीं, लेकिन यह क्लोरीन एटम तो आयन के रूप में अवेलेबल है, तो इसका कलर डार्क ग्रीन और इसमें 1 आयनिक क्लोरीन ही होंगे क्योंकि एक ही क्लोरीन एटम है
और चूंकि H2O मॉलिक्यूल दो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो अवेलेबल है, इसलिए इसको आप क्या बोल दिए, डाइहाइड्रस बोल दिए। और ये जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, यह स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। तो हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं।